नमस्कार मित्रों, आज हम यण संधि का प्रयोग आपके लिए बहुत ही सरल सटीक ढंग से लेकर आए हैं। यण संधि के बारे में किसी विद्वान ने एक कविता के माध्यम से लिखा है। एक बार नौ के अंत में कोई आ जाए आसमान, एक बार नौ के अंत में कोई आ जाए आसमान, एक भैया जाए छोड़ के, एक भैया जाए छोड़ के, यण को बन जाए काम। एक भैया जाए छोड़ के, यण को बन जाए काम। एक वर्ण के बाद में यदि कोई असमान अचवर्ण दिया हो तो वहाँ यण संधि होती है। एक वर्ण के बाद यदि कोई असमान अचवर्ण दिया हो तो वहाँ यण संधि होती है और एक वर्ण को उसी क्रम से हम यण वर्ण में बदल देते हैं। एक वर्णों की संख्या कितनी है? 4। यण वर्णों की संख्या कितनी है? 4। अर्थात जिस वर्ण में बदलते हैं उन वर्णों में जितनी संख्या होती है उसी क्रम से हम अगले वर्ण में उन वर्णों का परिवर्तन करते हैं। नंबर 1 को नंबर 1 में, नंबर 2 को नंबर 2 में और नंबर 3 को नंबर 3 में, इसी क्रम से उनमें हम परिवर्तन करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। और यण संधि का जो विधायक सूत्र है, यण संधि का जो विधायक सूत्र है वो है इको यणचि। कौन सा सूत्र है? इको यणचि। इसका जो सूत्र दिया है वो दिया है इको यणचि। परिभाषा अर्थात एक वर्ण को यण वर्ण में बदलना ही यण संधि होती है। इसमें एक रहित जैसी आदि, बीएसटीसी आदि जैसी विशेष महत्व रखने वाली परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा जाता है कि इस वर्ण को इस वर्ण में ही क्यों बदलते हैं। XYZ कोई भी वर्ण हो, कोई भी परिवर्तन हो, किसी भी परिवर्तन के बारे में, व्याकरण के किसी भी बिंदु के बारे में वह इस प्रश्न को पूछ सकता है कि यह परिवर्तन, यह वर्ण इस वर्ण में क्यों बदला गया है। तो इसका सीधा जो उत्तर है, सीधा जो आंसरम है, सीधा जो उत्तरम है वो ये होता है बच्चों कि इन दोनों वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वह समान होता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान समान होता है
उन वर्णों को ही एक दूसरे में परिवर्तित किया जाता है या बदला जाता है। कहीं पर भी व्याकरण के किसी भी टॉपिक में, किसी भी नियम में एक वर्ण को उसके विपरीत भिन्न उच्चारण वाले स्थान जो होते हैं, भिन्न उच्चारण वाले वर्णों में कहीं पर भी आपको बदला हुआ नहीं मिलता है। इसलिए किसी भी प्रश्न के बारे में, किसी भी वर्ण के बारे में यदि ये प्रश्न पूछा जाता है कि यह परिवर्तन इसमें क्यों हुआ, यह वर्ण इसमें क्यों बदला गया, तो इसका सीधा उत्तर है कि उन दोनों का उच्चारण स्थान समान है, इसलिए इस वर्ण को इस वर्ण में बदला गया। मैं यहाँ लिखता हूं कि एक वर्ण को यण वर्ण में क्यों बदला जाता है, इसका उत्तर है क्योंकि इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान समान है। इस कारण से एक वर्ण को यण वर्ण में ही बदला जाता है। इस प्रश्न का ये उत्तर है। ऐसे प्रश्न यदि वो कहीं से भी पूछता है तो उन सभी का उत्तर आपको यही लिखना है कि इस वर्ण का और इस वर्ण का जो बदला हुआ वर्ण है और जो बदलने वाला है, उन दोनों का उच्चारण स्थान समान होता है, इसलिए इस वर्ण को इसी वर्ण में बदल सकते हैं। नियम पीछे चलते हैं। यण संधि, इसका जो विधायक सूत्र है वो है इको यण। एक वर्ण को यण वर्ण में बदलना ही यण संधि कहलाती है। एक वर्ण को यण वर्ण में क्यों बदलते हैं? क्योंकि इन दोनों का उच्चारण स्थान समान है। अब हम आगे चलते हैं कि इस संधि का नियम क्या है। इस संधि का नियम है कि यदि प्रथम पद का पहले पद का अंतिम वर्ण, यदि पहले पद का अंतिम वर्ण या प्लस से पहले वाला वर्ण, पहले पद का अंतिम वर्ण या प्लस से पहले वाला वर्ण, अंतिम वर्ण कोई एक वर्ण दिया हो और
दूसरे पद का पहला वर्ण, यदि पहले यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई एक वर्ण दिया हो और दूसरे पद का पहला वर्ण कोई असमान अचवर्ण दिया हो तो एक वर्ण को क्रम से, कैसे, क्रम से, तो एक वर्ण को क्रम से यण वर्ण में बदल देते हैं। ये इसका नियम है। यदि पहले पद का अंतिम वर्ण कोई एक वर्ण दिया हो और दूसरे पद का पहला वर्ण कोई भी असमान अचवर्ण दिया हो। कौन सा वर्ण? अचवर्ण। कैसा वर्ण? असमान। असमान क्यों? यदि समान होता तो वहाँ यण संधि नहीं होती, वहाँ दीर्घ संधि होती, क्योंकि जब दोनों पदों में समान वर्ण दिए हों, प्लस से पहले वाला वर्ण और प्लस के बाद वाला वर्ण यदि समान अचवर्ण दिया हो तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। क्योंकि दीर्घ संधि का प्रयोग हमने पहले आपके लिए किया था कि उसका लक्षण था, विधायक जो सूत्र था वो ये था, अकहे सवर्ण है दीर्घ, यानी समान वर्ण होने पर वहाँ दीर्घ संधि होती है। इसलिए यहाँ असमान वर्ण होते हैं, एक वर्ण के बाद यदि कोई भी असमान अचवर्ण दिया हो तो वहाँ यण संधि होती है। इस संधि में एक वर्णों की जो संख्या है, अर्थात एक वर्ण का जो प्रयोग किया है वो पहले किया है, और यदि इनका प्रयोग हम बाद में कर देते हैं, यदि इनका प्रयोग बाद में आता है प्लस के बाद में, अर्थात दूसरे पद का पहला वर्ण यदि एक वर्ण हो तो वह गुण संधि होती है। इसका वर्णन भी हमने पहले गुण संधि में आपके लिए कर दिया है। ये इसका लक्षण या विधायक सूत्र, ये इसकी परिभाषा, ये जो प्रश्न है ये विशेष महत्व का प्रश्न है। ये इसका नियम है कि यदि एक वर्ण के बाद कोई असमान अचवर्ण दिया हो तो एक वर्ण को यण वर्ण में बदल देते हैं। वहाँ संधि कौन सी होती है? वहाँ संधि होती है यण संधि। आगे हम इसकी एक सारणी बनाते हैं। वो सारणी ये है, परिवर्तन सारणी। परिवर्तन सारणी स्थिति और ये है परिवर्तन स्थिति में कौन से वर्ण मिलते हैं? एक वर्ण को किस वर्ण में बदलते हैं? यण वर्ण। एक वर्णों की संख्या कितनी है? 4। यण वर्णों की संख्या कितनी है?
चा, ई ओ री और ले। यणवर्ण ये वे रे और। जो प्रश्न हमने पहले आपके लिए दिया था वही प्रश्न आपके सामने है। एक वर्णों की संख्या कितनी है? 4। यणवर्णों की संख्या 4। ई उ री और ले। ई का यणवर्ण है ये, उ का यणवर्ण है वे, री का यणवर्ण है वे और लरी का यणवर्ण है ल। यहां भी प्रश्न बनता है कि ई वर्ण को हम ये वर्ण में क्यों बदलते हैं? इसका सीधा उत्तर है कि इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है मित्रों वो समान उच्चारण स्थान है, इसलिए ई वर्ण को हम ये वर्ण में ही बदल सकते हैं। इसके बाद उ और वे का उच्चारण स्थान समान है, री और रे का उच्चारण स्थान समान है, लरी और ले का उच्चारण स्थान समान है। ये इसकी स्थिति है। यहां एक बिंदु आता है विशेष। नंबर 1, यदि पहले पद का अंतिम वर्ण या प्लस से पहले एक वर्ण दिया हो तो यहां कौन से वर्ण मिलते हैं? असमान वर्ण। यदि प्लस से पहले एक वर्ण दिया हो तो वहां कौन सी संधि होती है? यण संधि। तो वहां होती है यण संधि। नंबर 2, जिसका वर्णन हमने गुण संधि में किया है लेकिन यहां भी लिखते हैं, ये नियम बन जाएगा कि यदि प्लस के बाद में एक वर्ण दिए हो, प्लस के बाद में या दूसरे पद का पहला वर्ण एक वर्ण दिया हो तो वहां संधि होती है गुण संधि। यदि प्लस से पहले या पहले पद का अंतिम वर्ण एक वर्ण हो तो वहां यण संधि, प्लस के बाद में या दूसरे पद का पहला वर्ण एक वर्ण दिया हो तो वहां होती है गुण संधि। लेकिन बच्चों मित्रों हमें एक तत्व ध्यान रखना है, एक बात का विशेष याद रखना है कि इनसे पहले या बाद में समान स्वर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि समान स्वर दिया हो तो वहाँ ये संधियाँ अपना काम नहीं करती हैं और दीर्घ संधि अपना काम करती है। इसके बाद हम देते हैं उदाहरण। एक बार फिर से सुने। यदि पहले पद का अंतिम वर्ण या प्लस से पहले एक वर्ण दिया हो और उसके बाद में यदि असमान अचवर्ण दिया हो तो वहां यण संधि होती है। एक वर्ण को क्रम से यण वर्ण में बदल देते हैं। नंबर 1 में, नंबर 2 में, नंबर 3 में, नंबर 4 में और 4 से आगे इसमें संख्या नहीं होती है, क्योंकि एक वर्णों की संख्या 4 है और यण वर्णों की संख्या भी कितनी है? 4। गुण वर्णों की संख्या भी कितनी है? 4। देखो जैसे सोधी, प्लस पपास, बड़ा ही मुख्य उदाहरण है यण संधि का। इसमें जो
पहला वर्ण है, इसमें जो पहला वर्ण है वो एक वर्ण है और एक वर्ण का दीर्घ ई दिया है। दूसरे पद का जो पहला वर्ण है वो ऊ वर्ण है। समान वर्ण तो नहीं है। यदि समान वर्ण होता तो कौन सी संधि होती? दीर्घ संधि। ये असमान वर्ण है, प्लस से पहले एक वर्ण है, इसलिए यहाँ संधि होगी यण संधि। और यण संधि का ज्ञात होने पर बिना ही सोचे विचारे एक वर्ण को यण वर्ण में बदल देती है। एक वर्ण का ई जो वर्ण है वो कौन से नंबर का वर्ण है? वो पहले नंबर का वर्ण है और पहले वर्ण नंबर का वर्ण ई है और इसको हम यण वर्ण में बदलते हैं तो नंबर एक को नंबर एक में ही बदल सकते हैं और यण वर्ण का जो पहला नंबर है वो है ये, इसलिए इसको हम बदलते हैं ये। कैसा? आधा। कैसा वर्ण? आधा। आधा क्यों? क्योंकि इस पे हलंत लगा हुआ है। स्वर वर्ण को जब स्वर वर्ण का परिवर्तन व्यंजन में होता है तो है आधा ही होता है और पूरा कब होगा? जब अगला जो वर्ण आएगा तभी वो व्यंजन पूरा होगा, क्योंकि संधि नहीं होगी। भाई स्वर संधि कब होगी? जब दोनों तरफ प्लस से पहले और प्लस के बाद में पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण अच वर्ण दिया हो तो ही वहां अच संधि होती है। प्लस ओ यानी क्या बन गया? यू। इसका रूप बना शुद्धो पास। दूसरा उदाहरण बड़ा ही मुख्य उदाहरण है, मधु प्लस आई। पहले पद का अंतिम वर्ण है ऊ और दूसरे पद का पहला वर्ण है ए। क्या बना? वै प्लस ए। रूप क्या बन गया? मध्यभरी। क्या पद बना? मध्यभरी। अगला उदाहरण देते हैं, पितृ प्लस अकार। पहला वर्ण री वर्ण, दूसरे पद का पहला वर्ण ए वर्ण, रे प्लस ए। क्या बन गया? पितृकार। अगला उदाहरण लिरी प्लस अकार। लिरी को किसमें बदलते हैं? ले। कैसे ले में? आधे ले। आधे ले के बाद किसका आगमन है? अकार का। ए वर्ण का आगमन है, इसलिए ले बन जाएगा पूरा और इसका संधि युक्त पद हुआ है लकार। इस प्रकार से यदि पहले पद का अंतिम वर्ण एक वर्ण दिया हो तो उसे हम क्रम से यण वर्ण में बदल देते हैं। इसमें पहले पद का अंतिम वर्ण है ई, इसलिए ई वर्ण को बदल दिया गया ये में और रूप बना शुद्धोपास्य। इसमें प्लस से पहला वर्ण है ऊ, जिसे बदल दिया गया वे में, इसका रूप बना मत्वर्ण। इसमें प्लस से पहले या पहले पद का अंतिम वर्ण री दिया है, जिसे बदल दिया गया रे में और इसका रूप बना पितृकार। इसमें प्लस से पहले जो वर्ण है वो अकेला लिरी वर्ण है,
उसे बदल दिया गया लय में और इसका रूप बना है लकार। ये संधि विच्छेद का नियम है। ये संधि विच्छेद का नियम है कि यदि एक वर्ण के बाद कोई भी असमान वर्ण दिया हो तो हम उस एक वर्ण को क्रम से यण वर्ण में बदल देते हैं। इसके बाद जो प्रश्न आता है कि हम संधि युक्त पद की पहचान, संधि युक्त पद की पहचान किस ढंग से करें, इसकी पहचान हम आपके लिए कराते हैं। इसका नियम भी हम आपके लिए लिखाते हैं। इसकी पहचान आपके लिए अवश्य लिखाएंगे। पहले इसी नियम को, पहचान को और बीच में जितने भी मुख्य प्रश्न मैंने दिए हैं उन प्रश्नों को सही ढंग से सोच विचार के अपनी नोटबुक में अवश्य ही नोट करना। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि हम संधि युक्त पद की, इसकी संधि युक्त पद की पहचान किस प्रकार करें। ये विशेष यानी पहचान, ये पहचान है संधि युक्त पद। किसकी पहचान है? संधि युक्त पद। यदि यण वर्ण से पहले कोई आधा वर्ण दिया, यदि संधि युक्त पद में यण वर्ण से पहले, किसमें? संधि युक्त पद में, यदि संधि युक्त पद में यण वर्ण से पहले कोई आधा वर्ण दिया हो तो वहां यण संधि होती है। इसका विच्छेद करते समय इसका विच्छेद करते समय यण वर्ण को उसी क्रम से एक वर्ण में बदल देते। बदला हुआ जो क्रम आता है इसमें एक विशेष ध्यान रखना है कि संधि युक्त पद को जब हम संधि विच्छेद में बदलते हैं तो जिस वर्ण को जिसमें हम बदलते हैं वो वर्ण हमेशा ही प्लस से पहले रखा जाता है। तो इसकी पहचान है कि यदि यण वर्ण से पहले आधा वर्ण दिया हो तो उसे हम एक वर्ण में बदल देते हैं और एक वर्ण को कहाँ रखते हैं? प्लस से पहले रखते हैं, क्योंकि परिवर्तन जिसमें किया जाता है उस वर्ण को विच्छेद करते समय प्लस से पहले
लिखा जाता है। इसमें एक प्रश्न आता है, मैं प्रश्न और उत्तरम दोनों को एक साथ मिलाकर लिखता हूं। प्रश्न आप लोग बना लेना, बन जाएगा। यण वर्ण को एक वर्ण में बदलना सम प्रसार, विशेष ध्यान रखना है यण वर्ण को एक वर्ण में बदलना संप्रसारण कहलाता है। प्रश्न बना कि संप्रसारण किसे कहते हैं। उच्च परीक्षाओं में यह प्रश्न विशेष महत्व रखता है कि संप्रसारण किसे कहते हैं। यण वर्ण को एक वर्ण में बदलना संप्रसारण कहलाता है। यण वर्णों की संख्या है 4 और एक वर्णों की संख्या भी है 4। यही संप्रसारण का सीधा उत्तर है। इसके बाद हम इसके उदाहरण देते हैं। अध्यक्ष, अध्यात्म, साध्वी, चित्रकार, नाटककार, और ये है लाटानुप्रास। इनमें अब देखते हैं। सबसे पहले हम आधा नंबर अपना कंप्लीट करते हैं। आधा नंबर ये कि संधि की पहचान, अर्थात हमें संधि का नाम लिखना है और वो संधि का नाम है कि यदि आधे वर्ण से पहले यण वर्ण से पहले आधा वर्ण दिया हो तो वहां यण संधि होती है। कौन संधि होती है? यण संधि। अब देखो इसमें जो आधा वर्ण है उसके बाद में कौन सा वर्ण दिया है। इन सभी उदाहरणों में जो आधा वर्ण है इसके बाद में यण वर्ण दिया है, अर्थात यण वर्ण से पहले यदि आधा वर्ण दिया हो, इसमें यण वर्ण है ये, इससे पहले कैसा वर्ण है? आधा वर्ण। इसलिए संधि कौन सी हुई? यण संधि। इसमें कौन सा वर्ण है? यण वर्ण। इससे पहले कैसा वर्ण है? आधा वर्ण। इसलिए संधि कौन सी हुई? यण संधि। इसमें यण वर्ण है या नहीं है? कौन सा वर्ण है? वह वर्ण। इससे पहले कैसा वर्ण है? आधा वर्ण। इसलिए इसमें संधि कौन सी है? यण संधि। इसमें यण वर्ण कौन सा है? रे वर्ण। इससे पहले आधा वर्ण है कौन सा वर्ण है? रे वर्ण। इसलिए संधि कौन सी है? यण संधि। इसमें भी वही स्थिति है। इसमें जो ये है लय की जो दो अवस्थाएं होती हैं जिसका वर्णन मैंने पहले कराया था, समझने के विचार से हम यण वर्ण लिखते हैं, लेकिन लय वर्ण का जो नियम है
वो अलग तरीके से नियम है। इसके दो नियम हैं। लय यदि प्रारंभ में दिया हो तो कैसा मिलता है? पूरा मिलता है। लय यदि मध्य में दिया हो तो कैसा मिलेगा? आधा मिलेगा। यदि लय प्रारंभ में दिया हो तो वहाँ यण संधि होती है, और लय यदि मध्य में दिया हो तो वहाँ गुण संधि होती है। इसलिए इन सभी उदाहरणों में यण संधि का प्रयोग किया है। इस प्रकार से आप किसी भी उदाहरण की पहचान कर सकते हैं। यदि यण वर्ण से पहले आधा वर्ण दिया हो तो वहां यण संधि होती है। संधि विच्छेद करते समय उस यण वर्ण को हम उसी क्रम में एक वर्ण में बदल देते हैं। आइए करते हैं इसका संधि विच्छेद। और यण वर्ण कौन सा है? ये। इसका एक वर्ण कौन सा है? ई। तो ये हुआ आधी प्लस में आच। इसका क्या हुआ? आधी प्लस में आठ। वह को किसे बदलेंगे? ओ में। क्या बन गया? सात। अब हमें, मैंने इसका वर्णन पहले भी किया है कि ये देखनी है कि सूत्र में पाणिनि ने जो व्याकरण लिखी है उसमें कहीं पर भी दीर्घ वर्ण का प्रयोग नहीं किया है, ह्रस्व वर्ण का प्रयोग किया है। बच्चों, हम कापी किताब लेने एक किसी बुक सेलर की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ एक पुस्तक मिलती है और उस पुस्तक का नाम है, पुस्तक कहते हैं लेकिन कापी है वो, और उस कापी रफ कापी बोलते हैं, और उस रफ कापी पर लिखा होता है कि बाप के संग बेटा थे। हालांकि मिलता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि पाणिनि जी ने छोटे वर्ण का प्रयोग किया है, और ये उसका भावार्थ ये था कि छोटा वर्ण मैं लिख रहा हूँ, लेकिन ये मत समझना कि इसमें छोटा ही वर्ण आता है, ह्रस्व वर्ण का ही प्रयोग है। अर्थात उसका भाई और बहन जो भी परिवार के सदस्य हैं वो भी उसके साथ ही चलता है। इसलिए मित्रों, ह्रस्व के साथ में दीर्घ वर्ण की भी गणना की जाती है। समस्या ये आती है कि हम ह्रस्व वर्ण में उसे बदलें या दीर्घ वर्ण में बदलें, तो इसका सीधा उत्तर है, जिसका वर्णन मैं बार बार करता हूँ, कि लिखने के बाद चाहे आप उसे छोटे वर्ण में बदलें, चाहे बड़े वर्ण में बदलें, लघु वर्ण में बदलें या गुरु वर्ण में बदलें, लेकिन लिखने के बाद उसकी हिंदी अवश्य देखें। यदि हिंदी में वो छोटा वर्ण आता है तो अपने बड़े वर्ण को छोटे वर्ण में बदल दें, और यदि बड़ा वर्ण आता है तो छोटे वर्ण को बड़े वर्ण में बदल दें। किसी भी विद्वान से पूछने की आवश्यकता नहीं है, आपका उत्तर 100% सही माना जाए। चित्री कैलाश आकार, मातृ कैलाश आकार, लेरी कैलाश आटानुप्रास। इस प्रकार से इस संधि के नियम, जितने भी प्रश्न इसमें बनते हैं, उन सभी प्रश्नों का वर्णन, सभी नियमों का वर्णन, सभी विचार जितने भी पाणिनि जी के माध्यम से इसमें दिए गए, उन सभी का वर्णन मैंने आपके लिए बड़े सरल और सटीक ढंग से कराया है। इसी के साथ हम इस यण संधि को इसी स्थान पर, इसी जगह पर विराम देते हुए अपना स्थान ग्रहण करते हैं। जय हिंद, जय भारत।